नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान का 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? ऑप्शन है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बंगाली एवं उड़िया इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा ए, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1816 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा सी, 1828 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, विक्रमादित्य ने, एनी बेसेंट ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, अकबर द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इसका आंसर होगा ए, अकबर द्वितीय। साथ ही ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उपग्रंथि नहीं था? आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले एक उपग्रंथि नहीं थे तथा मदन लाल, उधम सिंह तथा बाल गंगाधर तिलक ये सभी उग्रपंथी थे। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया।
तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, 1912 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 ईस्वी में प्राप्त हुआ। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन 1912 से लागू हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? ऑप्शन है लखनऊ में, गोरखपुर में, कुशीनगर में, कोलकाता में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किए थे। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है सी, राजगोपालाचारी ने, ए.सी. मजूमदार ने, बाल गंगाधर तिलक ने, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, ए.सी. मजूमदार ने। ध्यान रखिएगा, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता ए.सी. मजूमदार ने की थी। इनका पूरा नाम अंबिका चरण मजूमदार था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक ऑप्शन है वायरस है, विटामिन है, बायो उत्प्रेरक है, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, बायो उत्प्रेरक है। ध्यान रखिएगा, एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? ऑप्शन है 4.5 से 8.5, 6.7 से 8.5, 9.5 से 10, 7.35 से 7.45। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, 7.35 से 7.45। ध्यान रखिएगा, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर 7.35 से 7.45 होता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, रक्त का सामान्य पीएच स्तर 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। एसिडोसिस एवं अल्कालोसिस से पीड़ित रोगियों का पीएच स्तर इस सीमा से बाहर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है स्फिग्नोमैनोमीटर, अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, स्फेरोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। ध्यान रखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब का मापक यंत्र है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? ऑप्शन है अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। ध्यान रखिएगा, मानव भ्रूण के हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। इसका आंसर होगा बी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ से पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? ऑप्शन है राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फेजियोलाई। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा राइजोबियम जैपोनिकम। ध्यान रखिएगा, राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। इसका आंसर होगा बी, राइजोबियम जैपोनिकम। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेगुमोचोसे ग्रंथित बैक्टीरिया राइजोबियम है जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है वाशीय अम्ल, सेलुलोज, प्रोटीन, ग्लिसरीन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, सेलुलोज। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, कपास का रासायनिक संगठन सेलुलोज में 91%, जल में 7.85%, प्रोटोप्लाज्म में 0.55%, वाशीय तत्व में 0.40% तथा खनिज लवण 0.20% पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सल्फर यौगिक, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण सल्फर यौगिक है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण गंधक यौगिक अर्थात सल्फर यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर यौगिक पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? ऑप्शन है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ट्रायसिक युग का पक्षी, जुरैसिक काल का सरीसृप। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ध्यान रखिएगा, आर्क्योप्टेरिक्स एक जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर
पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एंथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, पैलिनोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन है तथा पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, नीला प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश नीला प्रकाश है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नीले रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। नीले के बाद लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो ऑप्शन है अंडों में उपस्थित है, रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, त्वचा में उपस्थित है। ध्यान रखिएगा, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह कीरेटिन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील तथा संरचनात्मक तथा तंतुवत होते हैं। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में भी अल्फा कीरेटिन पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है बेयर्ड ने, गैलीलियो ने, फ्रैंकलिन ने, एडिसन ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बेयर्ड ने। ध्यान रखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार बेयर्ड ने किया था। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने 1926 में ब्रिटेन में किया था। एडिसन ने विद्युत बल्ब और फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार 1926 में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ऑप्शन है यांत्रिक, रासायनिक, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण प्राथमिक सेल या बैटरियां हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, जैव तकनीक विधि, कार्बन डेटिंग, इनमें से कोई नहीं।
आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, कार्बन डेटिंग विधि। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की आयु का मापन कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन है मोबिल तेल, फूड तेल, वनस्पति तेल, किरासन तेल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, वनस्पति तेल। ध्यान रखिएगा, वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? ऑप्शन है शहद, दूध, खून, आइसक्रीम। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा आइसक्रीम, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, आइसक्रीम एक कोलाइड नहीं है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, कलिल या कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित होती है। एक कलिल प्रणाली ठोस, द्रव या गैसीय हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है टेलीटेक्स, टेलेक्स, टेलीप्रोसेसिंग, टेलीफैक्स। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, टेलीफैक्स। ध्यान रखिएगा, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे टेलीफैक्स कहते हैं। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, टेलीफैक्स की सहायता से ग्राफिक तथा टेक्स्ट सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेलीफोन लाइन द्वारा आदान प्रदान होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण निम्न में से किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय अनुनाद पर, मानवीय कोशिकाओं का प्रतिचुंबकत्व, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण निम्न में से नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परिघटना पर आधारित है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण अर्थात एमआरआई में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों एवं उनकी कार्यप्रणालियों के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किस पर संबंधित है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव पर, पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण पर, इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद पर, इनमें से कोई नहीं।
आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण पर। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण पर संबंधित है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। यह भविष्य में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में ऊर्जा दक्षता के विस्तार पर जोर देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के स्पीकर को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, लोकसभा के स्पीकर को। ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है क्योंकि यह वित्तीय समिति है। साथ ही यह समिति लोकसभा की समिति है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक समिति का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण, नीति आयोग के सचिव की नियुक्ति, नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा, संसद की लोक समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? ऑप्शन है जब न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, जब अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य कोई राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सरला अग्रवाल, संतोष कुमार, इनमें से कोई नहीं।
आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए सरोजनी नायडू। ध्यान रखिएगा, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू थी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसको देना चाहिए? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी उपाध्यक्ष को। ध्यान रखिएगा, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देना चाहिए। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधानसभाध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग गठित हुआ था निम्न में से किसका समीक्षा करने के लिए? ऑप्शन है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। ध्यान रखिएगा, सरकारीय आयोग गठित हुआ था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ऑप्शन है 7 माह, 5 माह, 8 माह, 1 माह। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी 1 माह। ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाता है कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है, जिसे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा। इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और उद्घोषणा 1 माह की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर लिया जाता तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2011 में लोक आयुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, 2011 में लोक आयुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्ष 2011 में 1 नवंबर 2011 को लोक आयुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड बना। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें
और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए।